the welfare state provided the various basic facilities for the women. वर्तमान कल्याणकारी राज्य के द्वारा महिलाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई और वर्तमान कल्याणकारी राज्य तो उदारवादी है, उदारवादी अपने कल्याणकारी राज्य विचार लेकर आए। अब आप देखेंगे कैसे हमारे यहाँ बल्कि भाई मांग की जा रही है कि वी शुड मेक जेंडर न्यूट्रल लॉज। हमारी विधियों में पहले तो किया गया महिलाओं पुरुषों के बीच समानता की गई, अब तो महिलाओं को प्रेफरेंस दिया गया है। उसका नंबर 1 एग्जाम्पल है घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम। घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम का मतलब अगर पत्नी ने पति को पीटा तो पत्नी को कुछ भी नहीं होगा, और पति ने पत्नी को पीट दिया, इसका मतलब है, जरा सोच के देखिए, कानून का दायरा घर के अंदर तक है, घर के बाहर ही नहीं है। और घर के अंदर किसको प्रोटेक्ट किया गया है, पत्नी को या पति को? पत्नी को। तो जेंडर न्यूट्रल लॉज है कि जेंडर बायस्ड लॉ है? इसे बायसनेस करना ठीक नहीं है, ये जेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। दहेज का मामला देखिए, अगर कोई पुरुष कहे कि महिला हमसे दहेज मांग रही है, जिसका बेकार की बात कर रहे हैं तुम, महिला तुमसे दहेज मांग रही है, लेकिन महिला कह दे ना पुरुष ने हमसे दहेज मांगे, तो बिल्कुल सही, करेक्ट, आजा आजा बेटी आजा आजा, मैं इसको बेटी कान लगा लेता हूं। याद रखिए, इट्स जेंडर न्यूट्रल और जेंडर फेवरेबल लॉज। और यकीन मानिए ये जब उसका लोगों ने बहुत मिसयूज कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बार बार इसको कह रहा है, लेकिन आज की डेट में कोई महिला ने, अब इसका बहुत मिसयूज है, एक्सेप्टेड है कि हमारे यहाँ तो इसका ये मतलब है महिलाओं का उत्थान हो गया, महिलाओं का उत्थान नहीं हुआ है, लेकिन हर लॉ के मिसयूज हो सकते हैं। आज की डेट में अगर किसी महिला किसी व्यक्ति पर केवल यह आरोप लगा दे कि उसके साथ बलात्कार किया गया, कोई मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब हम तो किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। महिला कभी ऐसा करती नहीं। कई लोग ऐसा है मिसयूज का हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना कठोर लॉ इसलिए बनाया गया कि महिलाओं के प्रोटेक्शन सम्मान की रक्षा की जाए। अब जरा सोच के देखिए, ऐसा लगता है दोस्तों उदारवाद ने तो महिलाओं को सब कुछ दे दिया, अलग से नारीवाद लाने की आवश्यकता थी? लिखने की बात उदारवादी विचारों से ही महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में समानता प्राप्त हुई। सार्वजनिक जीवन में समानता अंडरलाइन, वुमेन्स गॉट equality in public life underline due to liberal thought and ideology। उदारवादी विचारों के परिणाम स्वरूप ही महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में समानता प्राप्त हुई, और इस विचार को आगे बढ़ाने का श्रेय मेरी वोल्स्टेनक्राफ्ट और J.S. मिल के द्वारा आगे बढ़ाया गया। मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट ने 2 किताब लिखी थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन।
और उनकी जो बड़ी फेमस किताब थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स, मिल ने लिखा था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, मिल ने किताब लिखा था। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने लिखा था द विंडिकेशन। विंडिकेशन का मतलब होता है कि प्रमाणित करना, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। और अब अगर हम जीएस मिल की बात देखें, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने पहले किताब लिखी थी और मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने रिएक्ट किया था रूसो पर। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस के फादर माने जाते हैं एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल ने बात लिखी थी कि प्रकृति ने पुरुष और महिलाओं को जैसा नहीं बनाया है। इसका मतलब है पुरुष विवेकशील होता है, महिला भावना प्रधान होती है। इसलिए शासन का काम महिलाओं को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। महिलाओं को मूल काम क्या मिलना चाहिए? घर का प्रबंध। दैट इज व्यू ऑफ एरिस्टोटल। और संयोग की बात है जो अरस्तु का ये विचार था वो पूरी दुनिया में ही लगभग वैसा था। हमारे मानव धर्मशास्त्र में लिखा गया है, मानव धर्मशास्त्र में लिखा गया है, जो भारत में सबसे क्लासिकल है, पूरी दुनिया में पहले सबसे पुरानी रचना है मानवीय कानून के बारे में। मानव धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि महिला, ब्रह्मा ने जब महिलाओं को बनाया तो बनाने के साथ उन्होंने ऐसा दुर्गुण बढ़ा दिया, उनको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए बचपन पर उन पर पिता का नियंत्रण होना चाहिए, युवावस्था पर पति पर, और वृद्धावस्था में बेटे का। इसका मतलब यह है कि महिला पर हमेशा निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। महिला कैदी है या मानव है? सवाल ये है भाई, महिला पर निगरानी या बनाए रखेंगे? अच्छा, खास बात है, तो महिला दास हो गई या मानव हो गई? भाई देखिए, निगरानी बनाने की आवश्यकता दास की होती है। और दूसरी बात, आखिर में अरिस्टोटल जैसे लोग, रूसो महान विचारक, 18th सेंचुरी, दैट वाज एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और रूसो का इतना महत्व है, कहा जाता है पूरे पश्चिम में रूसो इतना महत्वपूर्ण विचारक है, जिससे उदारवादियों ने सीखा, समाजवादियों ने सीखा, मार्क्सवादियों ने सीखा, उससे कौन प्रभावित नहीं था। लेकिन रूसो ने भी अपनी ईमेल लिखी, रूसो की शिक्षा पर रचना ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। रूसो ने ईमेल लिखा, उसने कहा कि महिलाओं को शिक्षा देने कोई फायदा है नहीं। रूसो ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा देने कोई फायदा नहीं क्योंकि ये भावनात्मक होती हैं। और रूसो ने अगली बात भी कह दी, उसने कहा महिलाओं की एक समस्या है, ये समाज के हितों के पहले परिवार के हित को ला देती हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका देने कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं सेक्रीफाइस वाली टेंडेंसी यही नहीं है। ये समाज के लिए काम नहीं कर सकती, राज्य के लिए काम नहीं कर सकती, अपने परिवार के अलावा ये सोच नहीं पाएंगे। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट से पूछा गया रूसो महोदय ने ऐसा कहूंगा, रूसो उल्लू था। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने कहा अगर मुझे मिल जाए उसके मैं 2-4 लाफे भी जोड़ दूंगी। उनका रूसो मूर्खता का सरताज था। और एक खास बात है, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट को बड़ी सिंपल सी बात देखिए, महिला पुरुष महिला के बीच जो विषमता पैदा कीजिए उसका आधार तार्किक तो मिला नहीं कभी। महिला पुरुष के बीच विषमता ठीक वैसे है जैसे जातिगत विषमता, महिला पुरुष के बीच विषमता ठीक वैसे है जैसे प्रजाति विषमता, ठीक वैसे है जैसे धार्मिक आधार पर किसी से अलगाव करना। महिला होना, आखिर में रूसो से कहा जाए क्या तुम्हारे पास कोई वैज्ञानिक तर्क था? तो खुद ही घुमक्कड़ आदमी था, और उसके पास वैज्ञानिक तर्क कौन सा था? और मिल बड़ा संजीदा व्यक्ति था। अच्छा, मिल का भी अफेयर था एक ऐसे महिला के साथ जो विवाहित थी, तो उसमें हैरियट टेलर मिल का नाम था। तो मिल एक
विवाहित महिला के साथ का संबंध था, जबकि खुद भी विवाहित था वो। तो उसको समाज में लोग बहुत धिक्कारते थे, गए तो बहुत बेकार आदमी है, विवाहित महिला के साथ संबंध रखता है, ये सामाजिक मान्यताओं को तोड़ रहा है। उसने कहा यार ये बताओ, जब हमारी उसकी सहमति है तुम लोग क्यों कूदते हो फिर? और मिल ने एक बड़ी अच्छी बात कही, तो क्या कहा पहले? मिल ने इंग्लैंड के आधुनिक समाज का उल्लेख करते हुए कहा, मिल ने इंग्लैंड के आधुनिक समाज का उल्लेख करते हुए कहा, while pointing out about the modern society of England, Mill said that, आधुनिक समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं की स्थिति दासियों की भांति है। They are living like slaves. महिलाओं की स्थिति दासियों की भांति है। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य विवाह है। The marriage is the sole objective of the life of the woman. उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य विवाह है और उनके साथ विद्यमान विषमता द डिस्क्रिमिनेशन विथ वुमन, उनके साथ विद्यमान विषमता समाज में विद्यमान पूर्वाग्रह का परिणाम है। द डिस्क्रिमिनेशन विथ वुमन इज द रिजल्ट ऑफ prejudice and it is because of social customs, traditions. उनके साथ विषमता पूर्वाग्रह पर विद्यमान है, परंपराओं प्रथाओं की देन है। तो आपको याद दिला दें, मैरी वोllstonecraft ने कहा कि महिला पुरुष के समान होती है, और अगर महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया गया तो इसमें महिलाओं को कोई कमी नहीं थी, ये सामाजिक व्यवस्था की समस्या थी। ठीक वैसे ही मिल ने कहा, इसे अब जरा ये देखिए, या तो इसे उदारवाद नारीवाद कहिए या इसे कहिए नारीवाद के पूर्ववर्ती विचारक, जैसे प्रीकर्सर्स ऑफ फेमिनिज्म उदारवादी नारीवाद थे, जैसे आप कहिए कि प्रीकर्सर्स ऑफ सोशलिज्म यूटोपियन सोशलिस्ट थे। इसलिए जब इन लोगों ने अपनी बातें कही तो सच में महिला के आजादी का रास्ता तो उन्होंने दिखाया, लेकिन नारीवादी क्यों कहते हैं उदारवाद नारीवाद सही नारीवाद नहीं है? तो उसके ऑब्जेक्शन के अलग है। ऑब्जेक्शन क्या है? अगला हेडिंग, आमूलवादी नारीवादी, रेडिकल फेमिनिस्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट, आप याद रखिए, जब हम रेडिकल शब्द का प्रयोग किसी एक कर देते हैं इसका मतलब यथास्थितिवादी नहीं है। लिबरल्स के आगे रेडिकल शब्द का प्रयोग नहीं होता। लिबरल्स ऑलवेज बिलीव इन स्टेटस को, इंक्रीमेंटल चेंज। रेडिकल शब्द का प्रयोग या तो मार्क्सवादियों के सामने होता है या तो नारीवादियों के। रेडिकल का मतलब है बीच बीच का कोई रास्ता नहीं है। रेडिकल का मतलब है क्वालिटेटिव चेंज की आवश्यकता है। रेडिकल का मतलब है ओवरहॉल करने की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल चेंज की आवश्यकता है। इंक्रीमेंटल चेंज, कॉस्मेटिक चेंज से कोई बात बनने वाली नहीं है। और आपको याद दिला दें, लिबरल फेमिनिज्म को रेडिकल फेमिनिस्ट नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि ठीक है इन्होंने पुरुष महिला के बीच समानता की बात कही, ठीक है, लेकिन मूल मुद्दा तो उठाया ही नहीं। और
रेडिकल फेमिनिज्म आया, संयोग की बात है, ये लोग तो नारी महिला की समानता की बात 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में कर रहे हैं, लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म का विचार दैट बिकेम पॉपुलर इन 1970s ऑनवर्ड्स, 1970 के दशक में ये विचार बड़ा प्रभावी हुआ। और कहा जाता है कि बेट्टी फ्रीडन, जिन्हें कहा सी वॉज द मदर ऑफ वुमेन्स लिबरेशन, साइमन द बुआ, केट मिलेट, इन लोगों ने 1970s के बाद जो रेडिकल फेमिनिज्म का आधार रखा, एंड व्हाई इट वाज रेडिकल एंड व्हाई इट वाज रियल फेमिनिज्म, इनकी बातें क्या थी, जरा उदारवाद से कंपेयर कर दें, तब आपको दिख जाएगा कि कहाँ बेसिक अंतर दिखता है। उदारवादी नारीवाद की बात ये है। अब जरा देखिए, व्हाई रेडिकल फेमिनिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम लिबरल। अच्छा आप ये बताइए, लिबरल को फिर तरीके से अलग से, थोड़ा अलग से इसके बेसिक पॉइंट फिर आपको याद दिला दें। लिबरल कहां करते हैं? इक्वालिटी इन पब्लिक लाइफ, पुरुष और महिला के बीच समानता कहां होना चाहिए? सार्वजनिक जीवन में। भाई शिक्षा क्या है? इसे सच बात है, उदारवादियों के कारण पुरुष महिलाओं को समान मतदान का अधिकार मिला, समान शिक्षा का अधिकार मिला। तो सार्वजनिक जीवन का मतलब है जो परिवार से बाहर का है। भाई यहां हम लोग बैठे पब्लिक लाइफ, इट्स नॉट प्राइवेट। आप भी परिवार छोड़ के बाहर आए हुए हैं। इक्वालिटी इन पब्लिक लाइफ, वोटिंग राइट पब्लिक लाइफ, शिक्षा का अधिकार पब्लिक लाइफ, संपत्ति का अधिकार पब्लिक लाइफ, इस पब्लिक लाइफ। पहली बात है, यही तो उदारवादियों की बात है। उदारवादी नारीवादी ने यही बात माना। लेकिन अब आप देखेंगे व्हाई रेडिकल्स आर डिफरेंट। व्हाई रेडिकल्स आर डिफरेंट? रेडिकल कहते हैं इक्वालिटी नॉट इन पब्लिक लाइफ बट प्राइवेट लाइफ, फैमिली। पहली बार क्या कहते हैं? इक्वालिटी इन फैमिली इज इंपॉर्टेंट। एंड फैमिली मीन्स प्राइवेट लाइफ। ये सामान्य विचार है, क्रांतिकारी विचार है। आपको याद दिला दे, किसी विचारक ने पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा बताते हुए कहा था, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद स्टेट। राजनीति विज्ञान का आरंभ भी राज्य के साथ होता है और अंत भी। और जरा सोच के देखिए, परिवार पॉलिटिक्स का विषय होगा या परिवार का पॉलिटिक्स दूर रखा जाए? परिवार का पॉलिटिक्स दूर रखा जाए। देखिए इसी बात का हम बहुत विस्तार कर सकते हैं, लेकिन पहले सारे पॉइंट आपको बता दें। अच्छा परिवार को पॉलिटिक्स दूर रखा, आपका क्या मानना है? परिवार में पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इसको दूर रखा जाए क्या? तो अच्छा होनी चाहिए, लड़कियां कहती होनी चाहिए, सब आप लोग मानती है? नहीं होनी चाहिए? अच्छा कौन कहता होना चाहिए? कमाल की बात है, तो लड़कियां कहती नहीं होने चाहिए, लड़के कहते होने चाहिए। ओ माय गॉड, दिस इज बेट्टी फ्रीडन घबरा गई होंगे विचार सुनकर। इसका मतलब भारत में भी नारीवादी विचार प्रभावी नहीं है। और सवाल यही है, जो लोग कहते हैं परिवार में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये तो हमें पता चले। आप राजनीति का मतलब क्या समझ रहे हैं? क्या? अच्छा राजनीति में सहयोग नहीं होता क्या? तो अब सवाल है कि आप कह रहे हैं परिवार में सहयोग की भावना होनी चाहिए, लेकिन क्या राजनीति में सहयोग नहीं होता क्या? अरे एनडीए की भी सहयोग ही तो है, सब लोगों ने मिलकर सरकार बना ली है। एक खास बात है, जब हम राजनीति की बात करते हैं, राजनीति से तो राज्य का अध्ययन, सरकार की बात सब शामिल हो जाता है। राजनीति इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, पॉलिटिक्स। लेकिन पॉलिटिक्स का बहुत लेमैन का मतलब है
पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। समाज में विद्यमान संघर्षों का समाधान क्या है? राजनीति है। संघर्ष किस बात का? सत्ता के लिए। भाई पॉलिटिक्स ने किस बात का संघर्ष देखा? दो दलों के बीच संघर्ष हुआ सत्ता की प्राप्ति के लिए। और जब यही संघर्ष ईरान और अमेरिका के बीच हो जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यही संघर्ष बीजेपी कांग्रेस के बीच हो जाए तो नेशनल पॉलिटिक्स। और यही संघर्ष पति पत्नी के बीच हो जाए तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो सवाल ये है, पति पत्नी के बीच संघर्ष देखा जाए या केवल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखी जाए? भाई अरिस्टोटल ने कहा था, देखो परिवार निजी क्षेत्र का दायरा है, परिवार को पॉलिटिक्स से मत लाओ। नारीवादियों से पहले कोई परिवार की बात पॉलिटिक्स में करता ही नहीं, और यही समस्या है। एक खास बात है, रॉल्स हम पढ़ेंगे। रॉल्स इज ए ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, इवन वन ऑफ द हु प्रोपाउंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। रॉल्स न्याय बनाना चाहते थे परिवार में या परिवार के बाहर? कहां? समुदायवादी परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन ये उनको चिंता नहीं है परिवार न्यायपूर्ण संस्था है या अन्यायपूर्ण। क्या? फैमिली इज जस्ट एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन आर अनजस्ट। परिवार अन्यायपूर्ण संस्था है न्यायपूर्ण? कौन कर रहा है अन्यायपूर्ण? जरा मुझे बताइए। अन्यायपूर्ण है कैसे? बराबर का सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बहुत सही बात। और क्या नहीं मिला? क्या? ठीक है। तुम्हारे साथ हुआ कभी? क्या? याद रखिए, आपको ऐसा लगा कब साथ भेदभाव नहीं हुआ? भेदभाव हुआ। आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ, भेदभाव हुआ फिर भी आपको पता नहीं। दोस्तों, भेदभाव ऐसा होता है, पता नहीं चल पाता। क्यों? तुम्हारा भाई भी है। डोंट टेक इट पर्सनल। पर्सनल तो नहीं लोगे इसको। हाँ, तो मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि इसको पर्सनल के लोग बुरा मान जाते हैं। दोस्तों, तुम्हारा भाई है, कुछ और पहनता है। अरे जवाब दो, हंसने की बात नहीं है। तुम्हारा भाई वही कपड़ा पहनता है जो आपने पहन रखा है, कोई अलग पहनता है? क्यों? दूसरी बात, तुम जितने प्यार से बोल रही हो वैसे तो तुम्हारा भाई भी बोलता है। क्यों? अच्छा, दूसरा, जिस स्कूल में आप पढ़ने गए उसी स्कूल में भाई भी पढ़ने के गया। अच्छा, चलिए ये बात तो ठीक हो गई। इसे याद रखिए दोस्तों, परिवार में ऐसा भेदभाव होता है कि हम समझ नहीं पाते। बड़ी अनचाहे है। अच्छा बताओ, आपको जितनी खेलने की आजादी घर से जाने की है, उतनी आजादी भाई को भी है या उसको ज्यादा है? भाई कम है। कमाल की बात है। तुम लोग किस ग्रह से आई हुई हो? कमाल की। अच्छा, अब हमें कंपेयर कर लेके बात। अच्छा, ऐसी बात तुम खूब मजा आता है। ये इंटरेस्टिंग, जब पढ़ने जहाँ टेक्निकल बात आती है, ये पढ़ने बात उसमें हमारा कम मजा लगता है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और थोड़ा सा यहाँ पढ़ाई में फर्क हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी में ऐसे पढ़ाई चलती रहती है। हमारे टीचर थे, मास्टर्स में लोग थे, नारीवाद पढ़ने 1 महीने तक नारीवाद पढ़ा है। जब आए नारीवाद शुरू, अच्छा बच्चों
खूब मजा सर, और बताओ और बताओ, खूब मजा चल रहा है। अच्छा वहां पे यही थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा हर चीज को मैं टाइम लिमिट में पूरा करना है। हमें कुछ अच्छी लग जाए तो बहुत ज्यादा नहीं करना है। बात सीधी से अब हम आगे बढ़ने से पहले चीज में कंपेयर कर ले कि मेंस में इससे सवाल बार बार पूछे उदारवाद नारीवाद रेडिकल नारीवाद में क्या अंतर है। तो अब एक एक हम डिस्कस करने से पहले जरा कंपेयर कर ले पहले। दूसरी बात है लिबरल फेमिनिज्म बिलीव्स इन ब्रदरहुड, इनका बंधुता में विश्वास है, बट रेडिकल फेमिनिस्ट बिलीव इन सिस्टरहुड। ये बंधुता की बात करते हैं, ये भगनीवाद की बात करती है। सिस्टरहुड आप ऐसे शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख के अंडरलाइन कर सकते हैं जैसे सिस्टरहुड। अगली बात है उदारवादी नारीवादी मानते हैं कि राज्य के द्वारा स्टेट इज ए वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। स्टेट राज्य जो है कल्याणकारी संस्था है, जबकि रेडिकल फेमिनिस्ट मानते हैं स्टेट इज ए पेट्रियार्किकल इंस्टीट्यूशन। पेट्रियार्किकल इंस्टीट्यूशन, जो पेट्रियार्की है दैट इज कीवर्ड, पितृसत्तात्मक राज्य है पेट्रियार्किकल इंस्टीट्यूशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है पितृसत्तात्मक राज्य पेट्रियार्किकल इंस्टीट्यूशन। ये क्या मानते हैं? यानी इनका मानना है उदारवादी नारीवाद मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य महिलाओं को सुविधाएं देगा, इसलिए महिलाओं की स्थिति के लिए द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो कल्याणकारी राज्य होगा, जो विधि बनाएगा, नीतियां बनाएगा, उससे महिलाओं का कल्याण हो जाएगा, उनकी विषमता दूर हो जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि हमारे यहाँ घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम बनाया गया, दहेज के बारे में अलग कानून बनाए गए, तो इनकी ऐसी मान्यता है। लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट मानते हैं दे वांट टू चेंज द सोसाइटी रेडिकली। ये क्या मानते हैं? वी नीड टू चेंज द सोशल स्ट्रक्चर। राज्य का परिवर्तन नहीं, दे डोंट बिलीव इन पॉलिटिकल चेंज, दे आर सपोर्टिंग द सोशल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज लाइक मार्क्सिस्ट। ये समाज में संरचनात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, रेडिकल चेंज करना चाहते हैं। रेडिकल चेंज करना चाहते हैं, इसे आप देखेंगे। इस वजह से रेडिकल फेमिनिस्ट उदारवादी नारीवादियों से अलग है। इसे रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं, वी आर द रियल फेमिनिस्ट, इट्स नॉट लिबरल। क्योंकि याद रखिए जरा फर्क आप देखिए कितना बड़ा सोच का। अब इसी एक ही पॉइंट का हम विस्तार कर सकते हैं और एक एक पॉइंट सवाल पूछे गए हैं, जा सकते हैं। अब इसी एक एक इशू का हम विस्तार कर दें, पूरा रेडिकल फेमिनिज्म हमारे सामने आ जाएगा। उदारवाद तो हमने बता ही रखा है। अब आपको जो बेसिक चेंज आपको बता दें, उदारवादी कहते हैं
उदारवादी कहते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति इसलिए द्वितीयक रही कि पहले समाज लोकतांत्रिक नहीं था, संविधानवाद नहीं था। यानी उदारवादियों की बात मानी जाए तो वाई विमेन्स मार्जिनलाइज इन सोसाइटी, वाई विमेन्स बिकेम मार्जिनलाइज इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ नॉन लिबरल एंड नॉन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो क्या लोकतंत्र का न होना, उदारवाद का न होना, संविधानवाद का न होना महिलाओं के खराब स्थितिकरण है? उनका नहीं। उनका परिवार का न्यायपूर्ण होना, समाज में क्या होना, पैट्रियार्की। याद रखिए, पैट्रियार्की इज इंस्टीट्यूशन, पैट्रियार्की सिंबल ऑफ पावर। और आप याद रखिए, उदारवादी कभी भी जेंडर रिलेशन की बात करते ही नहीं, और रेडिकल फेमिनिस्ट का नहीं, पुरुष और महिलाओं के बीच का संबंध सहयोग पे नहीं जैसा लोग बता रहे हैं, ये पावर रिलेशन है। और संघर्ष तब शुरू होता है परिवार में, पावर रिलेशन कब शुरू होता है? चाय बनाने से लेकर विवाह तक, बच्चा पैदा करने तक, परिवार नियोजन तक, और हर में लड़ाई जीतता कौन है? पुरुष। और इसी लड़ाई को पलटना है। लड़ाई किसको जितवानी है? महिलाओं को। लड़ाई महिलाओं को जितवानी है, उसके लिए अगली क्रांति करनी पड़ेगी। अब बताइए, ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है? अब हम एक एक चीज का विस्तार कर देंगे, फिर समाजवादी नारीवाद करेंगे। लेकिन विस्तार कब करेंगे? तो आप, अच्छा, उसके बाद आप ये सब स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब आप पढ़ के आइएगा।